जी नाजरीन, दोबारा से कहते हैं आप लोगों को वेलकम बैक। प्रोग्राम रेडियो के सितारे, और रेडियो के सितारे में हम फहमीदा से बात कर रहे हैं और जमील कुछ बता रहे थे रबिया इकराम के बारे में, तो सिलसिला ज़्यादा टाइम नहीं लेते, यहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। जी जमील। 2015 से पहले की बात है और रेडियो पाकिस्तान से एक शो हुआ करता था सुबह पाकिस्तान। बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स ने वो शो किया था। तो जब रबिया इकराम साहिबा के पास ये शो आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ शो करेंगे। अब मेरे लिए तो एक ज़रा मुश्किल था। रबिया इकराम साहिबा एक बड़ी ब्रॉडकास्टर हैं और हमारी उस्तादों में से बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। और एज ए कॉम्पेयर जो है वो शायद पहली दफ़ा उनके साथ ही मैंने शो किया था। अच्छा। सुबह पाकिस्तान मैंने जब शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी रहनुमाई में करता चला गया, और यहाँ तक कि फिर उन्होंने मुझे 101 में दावत दी कि आप 101 ज्वाइन कर लें। आप सही। 101 ज्वाइन किया 2015 में और फिर उनकी रहनुमाई में शोज़ करना शुरू किए। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम करता चला गया मैं। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि फिर जब रबिया साहिबा ट्रांसफ़र हुआ उनका तो मेरा दिल टूट गया। तो फिर 101 मैंने छोड़ दिया। और अच्छा, मैंने कहा मैडम आप तो कितने साल का साथ रहा? 3 साल मैंने 101 किया उन्हीं की रहनुमाई में। सही। उसके बाद फिर मैं 105 चला गया। मेरे एक दोस्त थे बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप 105 आ जाएं। सही। फिर 105 चला गया। 3 साल तकरीबन मैंने 105 क्या फ़र्क है 101 में और 105 में? फ़र्क तो बहुत है। 101 रेडियो पाकिस्तान की प्रोडक्शन है। 101 रेडियो पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है ना, वो बाहर का अगर कहीं काम करती है तो बाकायदा पहचानी जाती है। मैं जब 105 में शो कर रहा था तो वहाँ की जो टीम मैनेजमेंट थी, वहाँ के जो आरजेस थे, वो ये कहते थे कि रेडियो पाकिस्तान की जो एक्चुअल वॉइस है वो आपकी आवाज़ लगती है हमें। बाकी एफएम्स के जितने भी आरजेस हैं वो रेडियो की आवाज़ नहीं लगती। तो उनका स्टाइल अच्छा था, अच्छी डिलीवरी थी और अच्छी आवाज़ थी, लेकिन रेडियो की ख़ास वॉइस थी, शायद वो मेरे गले में बैठ गई थी या मेरे उस्तादों ने बिठा दी थी मेरे गले में, तो वो रेडियो की आवाज़ कहलाई जाने लगी। तो उसी वजह से जो है वो 2.5-3 साल मैंने वहाँ गुजारे। वहाँ पर यहाँ पर मैं एक बात ऐड करूँगी जमील, सॉरी आपकी क़त्ल कलामी के लिए माजरत। एक्चुअली मैं ये समझती हूँ कि जब आप उर्दू की अदायगी अच्छे अंदाज में करते हैं और उसका तलफ़ुज़ अगर आप सही अदा करते हैं, ऑटोमेटिकली एक क्रीम लहजा बन जाता है आपका। बिल्कुल। ठीक है, जो सुनने में बहुत प्यारा लगता है और बहुत प्रोफेशनल टच आ रहा होता है कि बड़े प्रोफेशनल, बड़े मंझे हुए और बहुत सही लोग हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसी बात है। और जब आप रेडियो से निकलकर किसी दूसरे चैनल पर जाते हैं, किसी मिसाल के तौर पर प्राइवेट चैनल्स में जब आप काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ करते हैं, तो वहाँ आपको पता चलता है कि रेडियो ने मेरी इतनी अच्छी जो है परवरिश की है। बिल्कुल। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब मैं अब कहीं डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए जाता हूँ या कहीं दूसरे कमर्शियल्स के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर जो हमें स्क्रिप्ट मिलता है वो स्क्रिप्ट रोमन में लिखा होता है। हाँ। आप ये देखें कि उर्दू लिखने वाले ही ख़त्म हो गए हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और अफसोस होता है कि जब मैं उनसे कहता हूँ कि भाई ये रोमन तो मैं नहीं पढ़ सकता और रोमन मुझे इतनी अच्छी पढ़ना भी नहीं आती, मैंने कहा फ्लो मेरा ख़राब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। फिर वो कहते थे हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं जो इसे उर्दू में जो है लिख सके। फिर खुद ही पूरी डॉक्यूमेंट्री उर्दू में मैं उसे लिखता था और उसके बाद फिर वो बोला करता था। आज भी ऐसे भी तो मिलती थी ना। हाँ, फिर तो वो बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते थे, अच्छा ये लफ्ज़ ऐसे है, हाँ यार ये लफ्ज़ तो ऐसे ही है। अब डबिंग वगैरह की तरफ चले जाएं तो डबिंग में भी ये हाल स्क्रिप्ट आते हैं, वो सारे वो सब रोमन में लिखे होते हैं। तो मजबूरी में फिर आप जो है वो उनको ट्रांसलेट करते हैं या फिर याद करना होता है उन लाइन्स को, उसके बाद फिर आप डिलीवर कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता उर्दू जो है वो ख़त्म होती जा रही है। और अफसोस होता जा रहा है कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ से फ़ारिग होकर आते हैं और किसी इदारे में या किसी चैनल में जब आप काम करते हैं एज ए प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट और आपका उर्दू तलफ़ुज़ और आपको उर्दू पढ़ना नहीं आ रहा होता, तो फिर हम उनसे पूछते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हमें तो ये सब पढ़ाया ही नहीं। आप मास कम्युनिकेशन कर आ रहे हैं और आप उर्दू नहीं जानते, आप तो किस तरह डिग्री जो है वो दी जाती है? क्राइटेरियाज चेंज हो गए ना, एक्चुअली क्राइटेरियाज बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं लोगों के। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। और पता है क्या, इस पे मुझे एक बड़ा अपना मज़ेदार वाक़या याद आता है कि जब मैं बिल्कुल नए स्टार्ट गई और शो शुरू किया और ड्राइव टाइम था, तो मुझे बड़ा एक ज़ाहिर है कि एक उर्दू इस तरह से नहीं आती थी। तो जो है वो मैं क्या करती थी कि जहाँ मुझे लगता था वहाँ मैं एक आध जुमला अंग्रेज़ी में टिका दिया, ऐसे कर लिया। तो एक दिन जो है वो मुझे लगा बड़ा हिट शो किया मैंने, बड़ा ज़बरदस्त कराया ड्राइव टाइम, ओहो बहुत अच्छा हो गया।
बाहर आई तो मुझे सही मायनों में पता लगा कितना अच्छा हुआ है। बहुत निसार साहब और निसार साहब का स्टाइल बड़ा अच्छा था ना, वो यूं यूं उंगलियां बजा बजा के बात करते। तो पता चला मेरी मुझे बुला रहे, मैं गई और मैं गई तो मैंने कहा पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, क्या हो गया, वो शो कैसा हुआ? मैंने कहा शो मैंने कहा आप बताएं, तो कह लेंगे नहीं आप बताइए। मैंने कहा मुझे तो लग रहा है अच्छा हुआ। तो कह लेंगे आज से रात को 1 घंटा तुमने उर्दू पढ़नी है, उर्दू ग्रामर पढ़नी है। मैंने कहा मतलब क्या मतलब? नहीं तुम अपने शो में एक लफ्ज भी इंग्लिश का नहीं बोलोगी, अंग्रेजी नहीं बोलोगी। मैंने कहा अच्छा। और मेरी ड्यूटी लगाई आसिम को सुनिए, अच्छा लगेगा बहुत, आसिम का शो सुनो। अच्छा, आसिम बशीर भाई का? हाँ, आसिम बशीर का। वो करता भी गजल टाइम। अब आप सुने मुझे शो भी कौन सा सुनने को, कहाँ है ड्राइव टाइम, कहाँ गजल टाइम, वो और जो है तुमने वो शो सुनना है। और दूसरा और किसका सुनना है? होम स्वीट होम, तहरीम फातिमा करती थी, वो शो तुमने सुनना है, तलफ़ुज़ और वो और उसके लिए जो है वो तुमने सुनना है। तो ये मुझे बड़ा मैंने जो है वो फौरी तौर पे तो दिल बड़ा उचाट हुआ होगा। नहीं मैं सीरियस ही नहीं ले रही थी। अच्छा। लेकिन जो है वो डांट खाई तो बड़ा एक लगा कि नहीं अच्छा सही है ओके। तो अगले दिन जब मैंने शो किया तो जो है वो 1-2 वर्ड्स ही बोले। उसके बाद जब मैंने शो किया तो जो है वो मैं खुद गई उनके पास, मैंने कहा शो कैसा लगा? तो उन्होंने मुझे मुस्कुरा के देखा और कहा अभी आधे घंटे आसिम का शो सुनना। 1 घंटे से आधे घंटे पे तो आए चले पे आ गया, क्योंकि आसिम का बड़ा शो होता है, उसका भी बहुत बड़ा शो है। तो हाँ। वो जो है मतलब बड़ा एक मैं बता रही हूँ ना कि वो सिखाना उन्होंने ना, मतलब उन्होंने मुझे फोर्स किया कि करना है, क्योंकि जाहिर है शो अच्छा था और वो सारा कुछ था। तो वो उसके अंदर और वो सारी तरबियत और फिर बड़े इंटरव्यूज किए। इंटरव्यूज का तजर्बा मुझे वहां से बहुत आया, जो मैंने लोगों के इंटरव्यूज किए वहां पर अपने शो के अंदर। तो वो मेरे बहुत बाद में जो है वो मेरी अब भी बहुत जो है वो काम आ रहे हैं कि आपने बात कैसे करनी है, आपने पूछना क्या है, आपने ये नहीं पूछना है पर्सनल लाइफ से कहाँ तक लाइन खींचनी है, कहाँ तक बात करनी है, जो हम लोग क्रॉस कर देते हैं या जो चीजें होती हैं। तो वो बहुत मैं कहती हूँ कि वाकई जो यही वाली जमील वाली बात है कि जो रेडियो पाकिस्तान से निकले ना लोग, जी हाँ, वो एक जेम है, रियल जेम्स है, अलग है। हाँ। अलग है। FM 101 जिन्होंने उनकी रिकग्नाइजेशन ही बिल्कुल अलग है ना। ऐसा लगता है कि हम शायद कोई अलग मखलूक हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम शायद कोई अलग मखलूक हैं। जब हम किसी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं और प्योरली आप उर्दू में बोले चले जा रहे हैं और सामने वाला शख्स जो है वो जब आपको जवाब दे रहा होता है उसमें आधे जुमले अंग्रेज़ी के और आधे उर्दू के होते हैं, तो कभी कभार तू हमारी शक्ल देख रहा था कि मुसलसल उर्दू में ही बोले जा रहा है और उसकी समझ में भी नहीं आ रहा। सही मायनों में जो जिसको कहते हैं ना हमारे यहाँ उर्दू में नस्तालीक उर्दू बोलना सीखी। बिल्कुल ऐसे ही है। नस्तालीक उर्दू बोली हमने, तो वो है। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ आपने अंग्रेजी बोलना है वहाँ आप बोले, लेकिन जब आपने बात जो है वो अपनी जबान में करनी है और अपने जबान समझने वाला भी है अगला, तो आप उससे अपनी जबान में बात करो। तो ये है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रेडियो पाकिस्तान में या FM 101 में दीगर जुबानों को अहमियत नहीं दी जाती है। रीजनल शोज होते हैं वहाँ पे, आप पश्तो शो हो रहे हैं वहाँ पे, सिंधी शोज हो रहे हैं, पंजाबी शोज हो रहे हैं। दैट मीन्स कि वो एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। वो प्रोफेशनली आपकी रिक्वायरमेंट जरूर हो सकती है, बट ब्रॉडकास्टिंग फील्ड में मैं ये नहीं समझती कि अगर आप अंग्रेजी नहीं आएगी तो आप नहीं चलेंगे, अगर आपको उर्दू नहीं आएगी तो नहीं चलेंगे। हमारे यहाँ ये है कि अगर उर्दू नहीं आती तो आप नहीं चलेंगे, क्योंकि वो है। और FM पे तो इंग्लिश शो भी होता था, 101 पर उस वक्त इंग्लिश शोज भी होते थे। तो वो एक बिल्कुल उनके प्योर, और जो इंग्लिश शो के आरजेस थे वो भी बिल्कुल मतलब लाइक वो प्योर इंग्लिश बोलते थे, जिस तरह से हम बिल्कुल असली उर्दू बोलते थे। तो वो उनके लिए वो था। तो ये था। और चूंकि मेरा जरा सा ड्राइव टाइम था तो मुझे थोड़ा एज मिला हुआ था, लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिला हुआ था, जैसे गजल टाइम को या इसको उसको। तो वहां पे आवाजें भी उसी तरह वाली थी, प्योर आवाज रखी थी और वो सारा कुछ था। तो ये चीजें हैं जो आप वहीं से सीखते हैं। जमील, एक ब्रॉडकास्टर की कामयाबी का क्या क्राइटेरिया हो सकता है?
क्या समझते हैं आपके, जिस तरह हम मुख्तलिफ हमारा, मैं ये गौर ये कर रही हूँ कि हमारी गुफ्तगू का महवर रेडियो पाकिस्तान है और उर्दू है, लेकिन अगर हम एक नॉर्मल ब्रॉडकास्टर की अगर हम बात करते हैं, लाइक 88.6 हो, 103 हो, 105 हो, लाइक आपने 105 पे भी काम किया है, बहुत सारे लोग 107 के भी हैं और दीगर और बड़े प्राइवेट चैनल्स भी हैं, तो कहीं पे भी बैठा वो तो है तो ब्रॉडकास्टर, तो उसकी कामयाबी का क्या आप समझते हैं कि क्राइटेरिया क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत सारे चैनल्स, अब प्राइवेट चैनल्स भी हैं, गवर्नमेंट चैनल भी हैं। प्राइवेट चैनल से बेतहाशा मतलब लोग अपने तरीके से बोल रहे होते हैं और कुछ ऐसी लफाजी भी कर जाते हैं जो कि नागवार गुजरती है, और अंग्रेज़ी अपनी जगह पर वो ठीक है बोल रहे होते हैं, लेकिन कुछ जुमले ऐसे बोल जाते हैं कि जो आप किसी के सामने बोल नहीं सकते, जेब नहीं देते आप फैमिली में भी आप नहीं बोल सकते हो। तो जब किसी ने पूछा कि आप जब रेडियो पर कौन से जुमले बोलने चाहिए, कैसे आपको पता चलेगा कि आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो बेहतरीन है या जुमलों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेहतरीन है? तो उसका जवाब जब मुझसे पूछा गया एक मीटिंग के अंदर, तो मैंने तो यही जवाब दिया कि वो गुफ्तगू जो आप अपनी बहन के सामने, अपने माँ बाप के सामने, अपने बच्चों के सामने कर सकते हैं, वही गुफ्तगू अगर आप रेडियो पर कर सकते हैं तो दैट्स मतलब आप ब्रॉडकास्टर हैं। बिल्कुल। अदरवाइज अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ब्रॉडकास्टिंग के लायक नहीं। तो ये एक बड़ा फ़र्क था ये। हाँ। तो इस बात पे उन्होंने कहा कि हाँ ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फैमिली वैल्यूज को भी तो रिप्रेजेंट करना हाँ। होता है ना। मैं इस सवाल के जवाब में ये आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी आवाज़ से जो है ना, क्योंकि देखें रेडियो पे क्या होता है, मेरी आपकी जमील की आवाज़ होती है, हमारी शक्ल नहीं आ रही होती है, हमारी आवाज़ होती है। आपकी आवाज़ में जितनी सच्चाई होगी, आपकी आवाज़ में जितनी जो है वो गहराई होगी, आपकी आवाज़ में जितनी मोहब्बत होगी, जितना पैशन होगा ना, आप उस ऑडियंस से कनेक्ट करेंगे। आपको ऑडियंस पता होना चाहिए। मेरा जो थोड़ा सा वो है इस पर, वो ये कि आपको ऑडियंस पता होना चाहिए कि आप अपना शो कितने बजे कर रहे हैं, किस ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, और उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को सामने रखते हुए अगर आप जो है वही गुफ्तगू करेंगे तो लाजमी आपकी ऑडियंस जो है वो इस्लामाबाद में बैठी हो या गिलगित बल्तिस्तान में बैठी हो या बलूचिस्तान में कहीं बैठी हो, वो आपकी आवाज़ से जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। और अगर आप वो गुफ्तगू नहीं करेंगे, लायानी गुफ्तगू करेंगे जो कि आपकी ऑडियंस को उस टाइम पीरियड को, उस इंटरेस्ट को कनेक्ट नहीं कर रही है, तो वो कनेक्ट नहीं होगा। हमारी आवाज़, हमारे अल्फाज जो है वो करते क्या हैं, वो दिल से, दिल का राब्ता होता है। जाहिर सी बात है, मैं लिखती हूँ या मैं बोलती हूँ तो वो किस तरह से लोगों से कनेक्ट होगा, वो उस वक्त कनेक्ट होगा जब मेरा दिल से दिल कनेक्ट होगा। तो दिल से दिल कनेक्ट करने के लिए आपकी आवाज़ में सच्चाई होना चाहिए, आपके अल्फाज में सच्चाई होना चाहिए। और फहमीदा, प्लेलिस्ट का कितना रोल है इसमें? लिसनर्स के साथ जो एक इंटरेक्शन होती है, सम टाइम ये कहते हैं कि भाई लिसनर्स जो हैं वो अपनी शो के फॉर्मेट के अगेंस्ट भी कोई फरमाइश कर देते हैं, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है कि सारा जो उनका दारोमदार होता है वो बोलने से ज़्यादा, वोकैबुलरी से ज़्यादा प्लेलिस्ट पे होता है। वो भी है, वो उसको अब जो है कमर्शियल मजबूरी समझ लें आप। मैंने नाम तो सायरे में मेंशन नहीं कर सकती, एक शो सुना है या तो उसमें तो होता ही है, ये सिर्फ प्लेलिस्ट चल रही होती है। तो लेकिन जो है वो कहते हैं लेट्स टॉक मोर म्यूजिक। हाँ, लेट्स टॉक मोर म्यूजिक। बल्कि मैं थोड़ी सी इसकी अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मोर म्यूजिक लोगों के पास मौजूद है ना सुनने के लिए। रेडियो बेसिकली आप कुछ, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको सिखा सकें, तो आप क्यों नहीं, आप बोलने पे फोकस करें। और पता है क्या, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपकी आवाज़ जो है वो इंस्पिरेशन होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे लोग होंगे, आप लोगों के फैंस होंगे जिन्होंने आपकी आवाज़ सुन के कुछ ना कुछ अच्छा फॉलो कर लिया होगा। बिल्कुल, मेरे फैंस जो हैं बेसिकली शुरू से, मैंने कुछ इंटरनेशनल रेडियोज़ भी किए, उनका तो मानना कहना ये होता था, बड़े खफा होते थे कि आप गाना ना प्ले किया करें, बात करें। गाने तो हम कहीं पे भी सुन सकते हैं, वो जो बात आपके दिल पे असर कर रही है ना, वो चीज, अच्छा ये भी एक अल्लाह की ब्लेसिंग है कि आपकी बात लिसनर के दिल पे असर करे और लिसनर उसको ओन करे और फिर आपको वो आपकी इंपॉर्टेंस बताइए। कितनी बड़ी है, मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यही तो मैं कह रही हूँ कि ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना, कि आप जो है, क्योंकि आप भी एक तरह से ओपिनियन मेकर हैं, आपकी आवाज़ जो है वो ओपिनियन मेकर का काम कर रही है। एक शो पे ऐसा हुआ कि कुछ कमेंट्स में हम पढ़ रहे थे, तो एक कमेंट आया, मोहतरमा थी,
उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ये चैनल जो है काफ़ी अरसे से मैं सुनती आ रही हूँ, रेगुलर अब मैंने सुनना शुरू किया है, और आपके अल्फाज का चुनाव और इंतखाब और जो अंदाज़ है ये मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं दोबारा सुनूं। अच्छा, हम तो नॉर्मल प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब हम नॉर्मल प्रोग्राम कर रहे होते हैं, हमारा ये मकसद ही नहीं होता है कि हम किसी को इम्प्रेस करें, ठीक है, हमने तो अपने कंटेंट पे प्रोग्राम करना होता है। ये देखिए, ये होता है एक ब्रॉडकास्टर जब बैठ के टीवी होस्ट कर रहा होता है, प्रोग्राम कर रहा होता है, तो बेचारे मेहमान भी शक्ल देख रहे होते हैं कि हमारी बारी आएगी नहीं आएगी। बिल्कुल आएगी, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, सिलसिला यहीं से जारी है, सारी रखेंगे, जाना कहीं नहीं है, स्टे विद अस।